नमस्कार मित्रों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने ड्रीम क्लासेस लखीमपुर में। मैं आज आपको जीएस के क्वेश्चन जो कि मैं निरंतर करा रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं आपको टॉपिक वाइज आगे पढ़ाऊंगा कि मतलब अभी मैं क्वेश्चन आपको कराए दे रहा हूं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को जैसे कोई टॉपिक है, आपको जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, तो जो आपके सिलेबस में दिया है, मतलब जो ज्यादातर पूछा जाता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ इस तरीके से टॉपिक वाइज लेकर आता हूँ और आपको क्वेश्चन तो कराता ही रहूंगा, लेकिन जो मैंने सोच रहा हूँ कि पहले मैं आपको टॉपिक करा दूं, लेकिन आज मैं आपके लिए क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है साइंस से। पहला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आज मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। कल मैंने देखा था कि ऑप्शन जो है, ये जो है क्वेश्चन वगैरह बहुत छोटा छोटा दिख रहा था। आपका है पहला लाइसोसोम। दूसरा ऑप्शन है आपका तारककाय। तीसरा ऑप्शन आपका है मियोसिस। चौथा ऑप्शन आपका है सी एंड डी। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो इसमें जो है आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पहला ऑप्शन आपके पास लाइसोसोम है, दूसरा ऑप्शन आपके पास तारककाय है और तीसरा ऑप्शन आपके पास मियोसिस है। लाइसोसोम जो है इसी को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसकी खोज डू डुवे या कहीं कहीं पर आपको डी डुवे भी मिल जाता है। डुवे ने की है। ये पूछा भी बहुत जाता है। तारककाय इसको अंग्रेजी में सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसकी खोज जो है टी बोवेरी ने की है। मियोसिस के बारे में आप जानते हैं? मियोसिस की खोज जो है फार्मर एवं मूरे ने की है। ये आपका आज का पहला प्रश्न कंप्लीट हो जा रहा है। हो गया। अब देखते हैं अगला। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की अवस्था में विभाजन की अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? कितनी उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? तो इसमें आपके पास जो है ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन आपका ए है 2, ऑप्शन बी जो है 3 है, ऑप्शन सी आपका 4 है, ऑप्शन डी आपका 5 है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। समसूत्री विभाजन की जो है
अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है, तो ये आपका है 4। अब आपके 4 में कौन कौन सी आ जाती है? 4 में आपकी आ जाती है प्रोफेज, मेटाफेज, मैं सामने थोड़ा साइड में हो जाता हूं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज। जब मैं आपको साइंस डिटेल में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन सी अवस्था किस काम में क्या क्या कार्य होता है। टीलोफेज, अच्छा टीलोफेज को जो है रिवर्स रेपो अवस्था भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है, ये आप देख लीजिएगा। अवस्था, रिवर्स रेपो अवस्था। देखिए मैं आपके लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कल मैंने देखा था क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आई थी। देखिए मार्कर हमने बोले हैं लेकिन हमारे यहाँ अभी मार्कर उतने अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है वयस्क मनुष्य का प्रति मिनट हृदय की धड़कन की सामान्य दर क्या है? सामान्य दर क्या है? देखिए आपके पास ऑप्शन दिए रखा है 51 से 59, पहला ऑप्शन आपका है। बी ऑप्शन आपका है 60 से 80, सी ऑप्शन है 81 से 90, डी ऑप्शन है इसमें से सवाल ही बेकार है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ऑप्शन आपको सवाल ही बेकार दे देता हूं। आप लोग सोचते हैं क्या ये भी पूछा जाता है? जी बिल्कुल पूछा जाता है। इसका सही आंसर आपका आ जाता है 60 से 80। अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब किसका कितनी बार ज्यादातर धड़कता है। तो आपके जो वयस्क होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले, वयस्क, नवजात शिशु, भूडी अवस्था, ये भी पूछा जाता है, भूडी अवस्था, भूडी, ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है, भूडी अवस्था, ये आपका हो गया भूडी अवस्था। और वृद्ध, तो वयस्क का जो है, वयस्क का आपका 72 बार है, नवजात शिशु 120 बार लेता है। बूढ़ी अवस्था में जो, बूढ़ी अवस्था समझते हैं आप? बूढ़ी अवस्था जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको बूढ़ी अवस्था बोलते हैं। वृद्ध का जो है 60 बार हो जाता है। अच्छा आप एथलेटिक का बताइएगा कमेंट करके, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। एथलेटिक का बताइएगा कि कितनी बार धड़कता है, हृदय जो है धड़कन करता है, कमेंट में बताइएगा आप। तो आप देख लीजिए वयस्क मनुष्य का एवरेज जो है वो 72 बार आ जाता है, नवजात शिशु 120 बार आ जाता है आपका, बूढ़ी अवस्था 150 बार और वृद्ध जो है लगभग 60 बार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका है अर्थशास्त्र से। विकास के मापन हेतु मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है किन आधारों पर जारी किया जाता है। ये आप इस तरीके से लिखिए, प्रश्न छोटा हो जाएगा। सूचकांक किन आधारों पर जारी किया जाता है। आप इसको यहीं लिख लीजिए। पहला है आपका ऑप्शन शिक्षा, बी ऑप्शन आपका स्वास्थ्य, सी ऑप्शन आपका जीवन स्तर, डी ऑप्शन ऑल। विकास के मापन हेतु मानव विकास सूचकांक किन आधारों पर जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आपका जीवन स्तर, तो इसमें और चौथा ऑप्शन है ऑल, तो इसमें आपका सही आंसर है ऑल। अच्छा, इसको जारी इसको एसडीआई वैसे बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई, लेकिन इसको जो है जारी कौन करता है, तो इसको यूएनडीपी यूएनडीपी संस्था जो है जारी करती है। यूएनडीपी संस्था जो है वो जारी करती है। आप जानते हो ये रिपोर्ट पूछ ली जाती है कि मतलब मानव विकास सूचकांक जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी, किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है, तो वो आपकी यूएनडीपी संस्था हो जाती है। अच्छा, ये जो मानव विकास सूचकांक है इसकी खोज में नाम बहुत चर्चित रहता है, आपका जानते होंगे, महबूब उल हक, और आप जानते होंगे अमर्त्य सेन, इनका भी नाम रहता है अमर्त्य सेन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अच्छा, अगला प्रश्न आपका जो है वो है खुली अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। पहला आपका है ऑप्शन केवल निर्यात, बी ऑप्शन केवल आयात, सी ऑप्शन आयात एवं निर्यात दोनों।
डी ऑप्शन, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है आयात एवं निर्यात दोनों। आप जानते हैं खुली अर्थव्यवस्था में जब बंद और अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, या तो केवल निर्यात या तो केवल आयात। तो ये आपका खुली अर्थव्यवस्था, वो क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अच्छा, आप जानते हैं हमारे यहाँ की जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन आप जानते हैं रूस की पूछी जाती है कि रूस की कैसी अर्थव्यवस्था है, तो रूस की समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी। और चाइना की भी पूछी जाती है, चीन की कैसी अर्थव्यवस्था है, तो चीन की आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी। असली अर्थव्यवस्था तो इसी की है, साम्यवादी कुछ नहीं है, एकदम केवल डिक्टेटरशिप है। चलिए देखते हैं, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए मैं ज्यादा प्रश्न आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन जितना कराए दे रहा हूँ आप उतना कर लीजिएगा डेली का डेली, आपको इससे बेनिफिट बहुत रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, 6 नंबर। वर्ष 1948-49, डेटा भाई है तो देखना पड़ जाता है पूरा। वर्ष 1948-49 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन देखिएगा, ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। इसमें जो है ऑप्शन आपका है आरबीआई, बी ऑप्शन आपका है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका जो है CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यान्वयन कार्यालय जो है। अगला ऑप्शन जो है आपका योजना आयोग, डी योजना आयोग, योजना आयोग। तो आप बताइए फिर इसमें से क्या सही है। तो इसमें आपका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय 1949 में एक समिति गठित हुई। 1949 में प्रोफेसर, आप इनके बारे में जानते होंगे, महान लोनबिस के की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की गठन हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। और इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई थी? इसकी रिपोर्ट अप्रैल 1951, इसकी रिपोर्ट अप्रैल 1951 में पेश की गई थी। उस समय जो राष्ट्रीय आय बताई गई थी पर व्यक्ति की, वो थी 246.9 रुपए।
प्रति व्यक्ति की। अच्छा, आपको पता है वर्तमान में जो है प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक किस राज्य में है? तो वो है आपकी गोवा में। गोवा में योजना आयोग का नाम तो आप जानते ही हैं, नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, ये गैर संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग आपका वो होता है जिसका वर्णन आपके संविधान में वर्णित हो अनुच्छेद के रूप में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, आपका प्रश्न जो था मैंने लिख लिया है अगला प्रश्न, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी जो है बड़े थे तो मैंने कहा पहले ही नोट कर लेता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। आप जानते होंगे कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में, भौतिक प्रदेश में बांटा गया है, जो कि जिसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में आता है, वर्ग किलोमीटर में आता है। तो आप जानते होंगे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मैंने चारों को लिख दिया है कि कौन कौन से बांटा गया है। उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीपीय विस्तार। तो इसमें आपका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो है आपका है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आपका जो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये आपका 5 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में लगभग आता है। ये 4 कुछ लाख किलोमीटर है। बाकी आपका जो ये भी 4.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आपसे पेपर में पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर, इसीलिए मैं आपके पास कराए दे रहा हूं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है? स्थित नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है बंदरपूछ, बंदरपूछ, बी ऑप्शन आपका त्रिशूल दे रखा है, त्रिशूल, सी ऑप्शन आपका दे रखा है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, डी ऑप्शन आपका दे रखा है नंदा देवी, नंदा देवी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो है वो है आपका अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है वो आपका नेपाल में स्थित है, नेपाल में। नेपाल में आप जानते होंगे कि महाभारत श्रेणी भी नेपाल में है, महाभारत श्रेणी। अच्छा, नेपाल में जो है पर्वत श्रेणी जो है वो नेपाल में ही है। अच्छा, आपको पता है ये क्या कहते हैं, नंदा देवी। अच्छा, उत्तराखंड में बंदरपूछ स्थित है, त्रिशूल स्थित है, नंदा देवी स्थित है, और आपका एक है कामेत। कामेत पर्वत भी आपका जो है वो जो है उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, अभी जो हाल ही में उत्तराखंड में कुछ दिन पहले की बात है कि वहां पर एक जो राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। तो ये आप जो है बताइएगा कमेंट में।
देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए मैं आज आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। बाकी मैंने जो सोचा है आपके लिए जो है उसी तरीके से लेकर आऊंगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? अच्छा, आप जानते हो दर्रों से प्रश्न पूछे खूब जाते हैं। अभी जो है जब पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी दर्रे से प्रश्न आया था। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? आयोग ने उसको फिर क्या कर दिया था, उसको फिर सही मान लिया था, सारा प्रदेश में नहीं है। उसमें जिन बच्चों ने दिया था, जिनको सही पता था, उनका नुकसान हो गया था। तो आपके पास ऑप्शन है बुर्जिल दर्रा, बी ऑप्शन बारालाचा दर्रा, बारालाचा, सी ऑप्शन आपका है सिरकीला, डी ऑप्शन है आपका रोहतांग। रोहतांग मैं इधर आ जाता हूं। अच्छा, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका है वो है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा ये जो है ये श्रीनगर प्लस गिलगिट को जोड़ता है। गिलगिट को जोड़ता है। ये आपका जो है सही ऑप्शन हो गया कि ये जो है ये आप जान गए कि मतलब श्रीनगर गिलगिट को जोड़ता है, तो ये तो जम्मू का दर्रा हो गया। अब इसमें क्या हो गया आपका, ये जो बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा ये जो है आपका मनाली और लेह से जोड़ता है। मनाली प्लस लेह को जोड़ता है। अच्छा, आप बताएंगे मणिपुर में कौन सा दर्रा है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? मणिपुर, तो ये आपका आ जाता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है वो आपका मणिपुर में है। आप जानते होंगे सिक्किम में, सिक्किम में आपका नाथुला, जेलेपला, ये आपके जो है ये सिक्किम में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम आपको जब कराएंगे प्रश्न तो जैसे हम दर्रे ले आए तो दर्रे पूरा बाकायदा मैप बना करके समझा करके आपको उस तरीके से बताया करेंगे। या जैसे कोई हिस्ट्री से टॉपिक लेकर आए, जैसे प्राचीन काल में जो है ऋग्वेदिक काल में जो वस्त्र पहने जाते, पहनावा कितने प्रकार का होता था, तो उस तरीके से टॉपिक लेकर आएंगे। हालांकि एक प्रश्न हम आपको अब अगला कराएंगे उसी से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ऊसड़ी से क्या तात्पर्य था? ऊसड़ी से क्या तात्पर्य था? क्या तात्पर्य था? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ऊन से बना हुआ वस्त्र, नंबर बी पगड़ी, नंबर सी
शरीर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। चलिए आप तीन ही ऑप्शन में से गेस करिए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है वो आपका सही है पगड़ी। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऋग्वैदिक काल में पहनावा कितने प्रकार का था। तो ऋग्वैदिक काल में जो आपका पहनावा था वो था तीन प्रकार का पहनावा था। तीन प्रकार का पहनावा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को रुचि बढ़े कि मतलब अच्छे प्रश्न करने को मिले। नंबर 1 आपका था नीवी। नीवी आपका होता था शरीर के नीचे भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। नीचे भाग को ढकने हेतु। अगला आपका था वास। वास जो था वो था आपका ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। अगला आपका आ जाता है अधिवास। अधिवास था आपके शरीर के ऊपर, पहने जाने वाला वस्त्र। उसमें एक शब्द था जो है आतंका। आतंका जो था आपका वो था ऊन से बुना हुआ वस्त्र। इसको आतंका कहते थे, बुना हुआ वस्त्र। और उसड़ी तो आपको अभी बताया ही है कि क्या था, वो तो पगड़ी थी। उसड़ी आपकी पगड़ी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी गड़बड़ है। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट तो जरूर ही करिएगा, जैसे मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूं तो आप उसमें कमेंट जरूर करिए।